हाय गाइस, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं, फायर पावर ऑफ इंडिया एंड चाइना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। देखना ज़रूर इस चीज़ को कि इंडिया और चाइना के बीच में फायर पावर कितना है। जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा लैंड पावर आता है जिस पे आर्मी रहती है, मिलिट्री रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं। फिर एयर पावर रहता है। एयर पावर के अंदर हमारे पास कितने विमान हैं, कितने जेट्स हैं, कितने बॉम्बर्स हैं। तो ये हर कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनका एयर पावर, एयर डिफेंस सिस्टम भी सही हो, एयर पावर भी सही हो, और लैंड पे जो मिलिट्री है वो भी पावरफुल हो। और दोनों मुल्क बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, बहुत बड़ा डिफेंस बजट है। तो ये वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज के लिए, कि आपको भी इसमें जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बाद इस पर और डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। जय हिंद। आज हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो किसके पास कौन सा हथियार ज़्यादा है और कौन सा हथियार खतरनाक है, दोनों इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में दोनों की आर्मी की रैंकिंग कितनी है। तो दुनिया में अमेरिका टॉप नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पर इंडिया आता है। रैंक के हिसाब से ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जिसका रैंकिंग जितना कम रहता है इंडेक्स में, वो उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। चाइना का कम है 0.6, इंडिया का 0.9। यहाँ आपको भले लग सकता है कि चाइना पावरफुल है। आगे देखते चलेंगे, जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और आप भी चाइना के $10 बिलियन जो खर्च कर रहा है चाइना, उसी जाल में आप भी फंस जाएंगे। चाइना पूरी दुनिया के मीडिया में जो पैसे देता है रिश्वत के रूप में, या अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए, वो $10 बिलियन है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उसकी इकोनॉमी है। उसका बजट बहुत ज्यादा है, $237 बिलियन, और हम लोग का बजट उसके आगे बहुत ही कम है। हमसे उसका रक्षा बजट 4 गुना ज्यादा है, $61 बिलियन है। इसमें हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। यही हमारी इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। बाकी कोई टेंशन नहीं है चाइना और इंडिया से। आगे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के पास बहुत ज्यादा है, उसके पास कुछ कर्ज भी है। $1.5 ट्रिलियन उसके पास कर्ज है, विदेशी कर्ज। और भारत के पास $0.5 ट्रिलियन कर्जा है। तो उसका पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है 4 गुना, तो हमसे 3 गुना ज्यादा कर्जा भी ले रखा है। लेकिन चाइना का व्यापार इतना ज्यादा है कि उसके पास विदेशी मुद्रा 3000 ट्रिलियन। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं पॉज करना पड़ा मेरे को वीडियो। जो कर्जा है वो डेबिट जो जिसे हम कहेंगे, वो मुझे नहीं पता था कि चाइना का कर्जा हो सकता है, क्योंकि उसका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। तो जितना डिफेंस बजट आपका ज़्यादा होगा तो उतना उसका जो कर्जा है उसका डेबिट भी ज़्यादा है। और चाइना का यहाँ पर जो डिफेंस बजट ज़्यादा है और उसका कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके बनिस्बत बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। हाँ ठीक है, हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है, $61 बिलियन है, और चाइना का जो है वो $237 बिलियन है। तो उनका डिफेंस बजट ज़्यादा है क्योंकि उनका मिलिट्री पावर हमसे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और हमारा डिफेंस बजट बहुत मैनेज्ड है, लेकिन बजट हमारा कम है, $61 बिलियन है। लेकिन डेबिट चाइना के ऊपर हो सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि वो अभी उस रेस में दौड़ रहा है कि सुपर पावर बनने की रेस में। हालांकि वो अमेरिका है, तो अमेरिका सुपर पावर को हटा के वो अब खुद सुपर पावर बनना चाहता है, इसलिए वो हर जगह हरकतें, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो हमारे अभी जैसे कि लद्दाख में, वो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि कहाँ कहाँ उसने क्या बोलते हैं अंदर घुसने की कोशिश की। बाद में हमारी फौज ने उन्हें खदेड़ दिया और अभी वो बोरिया बिस्तरा उठा के जा रहे। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन चाइना का व्यापार इतना ज्यादा है कि उसके पास विदेशी मुद्रा 3000 ट्रिलियन है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन मनी जो रिजर्व में रखा गया है, वो केवल 400 ट्रिलियन है। तो उसके पास व्यापार से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ युद्ध में हमको मेन ज्योग्राफिकली समझना है कि किसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, चाइना का ये वाला जो स्टेट है, ये तिब्बत है, इसको उसने कब्जा किया। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये बहुत ज्यादा हाइट पे है,
और ये वाला इधर वाला राज्य सिंजियांग, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिस पर चाइना काफ़ी अत्याचार करता है, तो इधर से ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो उसके अंडर में आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ इतना भयानक हाइट है कि जहाज यहाँ उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। अभी समझाएंगे हाइट की वजह से जहाज अच्छा क्यों नहीं काम कर पाते हैं सब। दूसरा कि चाइना को अपनी आर्मी को दो तरह से ट्रेन करना है। एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, उसके लिए अमेरिका। चाइना अमेरिका के लिए भी प्रिपेयर रहता है, इसलिए उस ढंग से तैयारी करता है, और इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अपना मेन थ्रेट चाइना को मानता है, इसलिए इसके जितने भी हथियार है वो चाइना को ध्यान में रख के किए गए हैं। इसलिए इंडिया के हथियार आपको कम दिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल दुश्मन है। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़िए उसको। अब चाइना के सामने क्या है, उसको कुछ अमेरिका को काउंटर के लिए हथियार रखने हैं, कुछ इंडिया के लिए। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स नेवी से लड़ोगे, और इंडिया से लड़ना है तो फिर आर्मी से लड़ोगे। तो इसलिए उसकी संख्या ज़्यादा दिखती है। ज़्यादा इसलिए दिखती है, ज़्यादा बवाल पाल के रखा है। अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इधर हम चाइना का लिखते हैं, इधर इंडिया का लिख रहे हैं। चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है हर तरह के एयरक्राफ्ट को मिला के, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट की संख्या इंडिया के पास कम है और इसके पास ज़्यादा है। लेकिन चाइना चाह के भी अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया के लिए ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, जिसके कुछ कारण है। चाइना के पास जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के पास सबसे बड़ा पावरफुल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, वो 1232 है, जबकि इंडिया के पास देखिएगा तो केवल 538 है। यहाँ चाइना के ये एयरक्राफ्ट पावरफुल भी है, नो डाउट, ये हम भी कहते हैं पावरफुल है। और इंडिया के एयरक्राफ्ट भी बहुत तगड़े हैं। इधर जो हाल ही में राफेल आया है, ये कॉम्बैक्ट जहाज क्या होते हैं, आमने सामने लड़ाई में काम आते हैं। वो ग्राउंड पे भी हमला कर सकते हैं, सामने भी हमला कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इंडिया के एयरक्राफ्ट में सब बहुत ज़्यादा हथियार भर जाते हैं, जिस वजह से इसका वजन बहुत भारी हो जाता है। लेकिन चाइना का ऊपर जो इंडिया से सटने वाला तिब्बत का एरिया है, वो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ऑलरेडी उतनी ऊंचाई पर है। उसके बाद से जहाज को ऊंचा जाना है 5000 मीटर और। अब इतनी हाइट पे जाने की वजह से इसमें जेट इंजन लगा रहता है, और जेट इंजन की खासियत क्या होती है कि उसे ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के उसका अंदर का पेट्रोल जलेगा ही नहीं। वो रॉकेट इंजन थोड़ी है जो अंतरिक्ष में चला जाए। जेट इंजन को ऑक्सीजन चाहिए, और ये जमीन खुद ही 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और 5000 और जाइएगा तो उतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही घट जाता है, जिस वजह से उसकी इंजन की क्षमता घट जाती है। अब इंजन की क्षमता घट जाएगी तो आप चाह के भी आपकी ये चौथी पीढ़ी का जहाज और 5वीं पीढ़ी का जहाज किसी काम का नहीं रह गया। मान के चलिए कि आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आपका इंजन ही काम करना छोड़ देगा, जिस वजह से आप चाह के भी ज़्यादा हथियार नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकते हैं। और अब उतना पार करके अगर आप आइएगा इंडिया की ओर, तो एक तो पहले ही आप तो कम लोड उठाए ही थे, रास्ते में भी आपका कुछ फ्यूल खत्म हो गया। अब इंडिया की ओर ऐसे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। यहाँ की जो एयरफोर्स है वो भूखे मुंह बैठी हुई है। आइए, ये फुल कॉम्पैक्ट कैपेसिटी के साथ अपने 3rd और 4th जनरेशन के साथ ही आपके 5th जनरेशन की जहाज़ों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ ज्योग्राफिकली ड्रॉबैक चाइना के साथ बहुत बड़ा है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। चाइना के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी तगड़े हैं। इसका जो J-20 एयरक्राफ्ट है 5वीं पीढ़ी का, बहुत ही तगड़ा है। वो एक साथ 12 टारगेटों पर हमला कर सकता है, जबकि भारत का अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई एक साथ 16 टारगेट पर हमला कर सकता है। ये 16 का 16 मारेगा। और ये चाइना के साथ यहाँ फिर एक समस्या ये हो जाती है कि चाइना को तिब्बत पार करके आना है, उसके बाद वो इंडिया पहुंचेगा। तिब्बत पार करने के बाद भी उसको 100-200 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद ही वो इंडिया पहुंचेगा। तो अब वो उसकी क्षमता है 12 मारने की, उस पर से वो आधा लेके आएगा 6, तब ना यहाँ आएगा। यहाँ 16 लेके बैठा है। तो आप कितना भी तगड़ा एयरक्राफ्ट बना लीजिए, प्रकृति के आगे आप नहीं लड़ सकते हैं। युद्ध में ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन पहले ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है? तो ट्रांसपोर्ट विमान चाइना के पास 224 है और इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके पास विश्व प्रसिद्ध C-17 ग्लोब मास्टर है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। और चाइना को यहाँ फिर दिक्कत होगा कि हैवी लोड आप कम ऑक्सीजन से उठा ही नहीं सकते हैं। तो इसके पास आप इस तरह से देखेंगे तो इसको यहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसका तो प्रिंसिपल यही है कि वो हवा के थ्रस्ट पे ही उड़ते हैं, ऊंचाई पे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से हवा का थ्रस्ट भी नहीं रह जाता है। और चाइनीज हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा है, 911 है, और इंडिया के पास केवल 722 हेलीकॉप्टर है। लेकिन यहाँ इंडिया भारी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है, जो मतलब बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है। एक Mi-17 V5 और दूसरा चिनूक आ गया है। चिनूक के पास डबल डिस्क है। हेलीकॉप्टर के डायना को डिस्क कहते हैं। ये डबल डिस्क है, इसकी सर्विस सीलिंग ज्यादा है, लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। डिस्क मतलब डायना, सर्विस सीलिंग
सीलिंग मतलब ज़्यादा हाइट पे जा सकता है, क्योंकि दो डैना है इसके पास, और ज़्यादा चीज़ों को ये उठा सकता है एक ही बार में। जबकि चाइना के हेलीकॉप्टर के पास सर्विस सीलिंग की क्षमता कम है, क्योंकि इनके पास अधिकांश हेलीकॉप्टर सिंगल डिस्क के ही है। आर्मी को बढ़त देने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काफ़ी जरूरी होते हैं। चाइना के Y-20 हेलीकॉप्टर जो है उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास महज 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इस अटैक हेलीकॉप्टर के साथ Mi-24 और अपाची हेलीकॉप्टर को शामिल करने के बाद भारतीय एयरफोर्स का अपाची हेलीकॉप्टर विश्व प्रसिद्ध है। इसने कई युद्धों में अपनी जंग को दिखाया है, जबकि चाइनीज हेलीकॉप्टर अभी किसी भी लड़ाई को नहीं लड़े हैं। एक बात बताइए, आप खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, जगह जगह टेस्ट माराइए, इस कोचिंग में उस कोचिंग में टेस्ट दे दीजिए, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप एग्जाम में पास होइएगा? देखिए, टेस्ट देना अलग होता है, प्रैक्टिस देना अलग होता है, लेकिन एग्जाम को सॉल्व करना अलग होता है। तो इन हेलीकॉप्टरों को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि अमेरिका से आयातित ये अपाचे हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया हर जगह अपनी काबिलियत को दर्शा चुके हैं। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर सर्विस सीलिंग ज़्यादा है, और इसका जो एमुनिशन जो आगे गनर हथियार होता है वो पायलट के डायरेक्ट आंख से अटैच होता है। जिधर पायलट देखेगा इसका जो बंदूक है वो उधर ही घूम जाता है, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एक और चीज़ कि ये 9 mm की बंदूक की गोली को भी झेल सकता है, और इसमें जो हॉट स्पॉट यानी मिसाइलों को लगाने की जगह है ये इससे 3 गुना ज़्यादा है। यानी हेलीकॉप्टर के मामले में अभी पूरी दुनिया में अपाची के आगे कोई नहीं टिक सकता है। और ये जो अपाची है ये एकदम नीचे नीचे उड़ान भर सकता है, जिस वजह से ये रडार में भी नहीं आएगा, और ये क्षमता इसके पास नहीं है। ओवरऑल चाइनीज जो एयरफोर्स है वो संख्या में आगे है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे पास कम ही है लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, तो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब बात करते हैं थल सेना की आर्मी के बारे में। तो जो टैंक्स हैं, देखिए चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैंक है, 35,000 टैंक है, लेकिन इसमें से आधे से ज़्यादा ओल्ड डेटेड टैंक है, और चाइना का एरिया बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से उसको टैंक की ज़्यादा जरूरत है। अब एक बात बताइए, भारत और चाइना की जहाँ भी सीमा लगती है वहाँ ससुरा पहाड़ है, इस पहाड़ पे टैंक चढ़ेगा यहाँ पे, तो इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं लड़ाई में दिखेगी। आप देखे होंगे आर्मी भी जो पहुँच रही है तो ज़्यादा टैंक लेके नहीं पहुँच रही है वहाँ पर बॉर्डर पे, चाहे गलवान घाटी हो या लद्दाख का एरिया हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। और इंडिया के पास जो T-90 टैंक है ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टैंक है। अमेरिका का अब्राहम और यहाँ का T-90, भीष्म, T-72 और अर्जुन टैंक जैसे भारत के पास बहुत ही घातक टैंक है, वो 4000 की संख्या में टैंक है। इन टैंक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इनमें इंफ्रारेड अपर्चर रडार है, ये छुप सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टारगेट सेंसर सिस्टम दिया है कि एक बार अगर दुश्मन को टारगेट को सेट कर दिया गया, इसके जो ये बैरल जो नली है, तो उसके बाद से टैंक चलती भी रहेगी, जर्क करेगी, हवा में कूद जाएगी, तो उससे उस टारगेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टारगेट है एकदम पिन पॉइंट है। लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना दोनों के टैंक ज़्यादा काम नहीं आएंगे। टैंक बेसिकली चाइना बॉर्डर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ज़्यादा यूज किए जाएंगे। आर्मर्ड व्हीकल की बात करेंगे तो ये एक ऐसा गाड़ी होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, इसके अंदर सैनिकों को बैठा कर दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो इंडिया के पास जो आर्मर्ड व्हीकल है वो 8000 साढ़े 8000 की संख्या में है, 8686 है, जबकि चाइना के पास ऐसे आर्मर्ड हथियार 33,000 है। इस आर्मर्ड हथियार की चाइना की ज़्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास विवाद ज़्यादा है, उसको हांगकांग संभालना है तो इन्हीं से उसको आर्मी को भेजना है। सिंजियांग में दिक्कत है, जबकि इंडिया में आर्मी को इंटरनल कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, चाइना को ज़्यादा दिक्कत है। गलवान घाटी में आए थे लोग, चाइना वाले लोग कॉम्बैट लेके देखिए उलाट दिया सब इंडियन आर्मी वाला। कुछ ससुरे कमेंट कर रहे हैं कि चाइना का नहीं मरा। अरे बकलो, अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि उसने सैटेलाइट से देख के बता दिया है जो कि टेरिटरी होती है, जिस कंट्री की जितनी बड़ी टेरिटरी होती है, जियोग्राफी होती है, जैसे और तो 40 उस से ज्यादा जियोग्राफी को लेकर ही आप अपना जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ाते हैं। इंडिया में लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं। अभी ये संख्या घट बढ़ सकती है, इस पर ये अभी लास्ट डाटा नहीं है। लेकिन चाइना का खुद का न्यूज़ ने क्या कहा है कि चाइनीज सोल्जर को भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी उठानी पड़ी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नंबर नहीं बताएंगे। ये सारे जो बेल्ट जो है ये पूरा हिली है, तो वहाँ पे टैंक काम करेंगे। मतलब आपके अंदर तो ज्यादा मरे हैं आपको जो लोग, रिक्वायरमेंट आपकी आर्मी है, जो राजस्थान के एरिया पे गन वो होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक कैनन यानी बारूद को लोड करके हमला किया जाता है। तो अननेसेसरी स्टफ हमारा कम हो जा रहा है, तो ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वो संख्या ऊपर नीचे हो रही है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हमारे अगर सी कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है तो हमें पनडुब्बियों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर किसी भारत की कंट्री का कोस्टल एरिया कम है
तोप ज्यादा काम आते हैं, जरूरत नहीं है फील्ड उसको 2 से भी आर्टिलरी काम चला या लेगा, कैनन और जिसका कहते हैं। कॉस्ट एरिया चाइना ज्यादा है के उसको पास बहुत ज्यादा रखनी 3600 पड़ेगी। ऐसे तो तोप ये हैं, थोड़ा जबकि डिफरेंसेस भारत के हैं, पास तो इन चीजों को 4000 थोड़ा सा है। तो समझना है। देखिए, भारत अपने वीडियो को और जरूरत की आगे चीज को चलते रखा हैं, क्योंकि बहुत उसे सारी पता है अच्छी कि पहाड़ों इन्फॉर्मेशन आ पर रही है। यही हाँ, काम आपकी आएंगे, और जानकारी से। भारत सरकार इतना बेहतरीन डिसीजन लिया था कि पहाड़ों पर इनको लेके कैसे जाइएगा उतनी ऊंचाई पर। तो हम जो आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाए, इस चिनूक हेलीकॉप्टर से इन फील्ड आर्टिलरी गन को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर बहुत काम आएंगे। यहाँ चाइना को बेनिफिट है कि उसके पास 2650 ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो एक साथ मिसाइलों को, रॉकेटों को दाग सकते हैं, जबकि भारत के पास भी है। भारत के पास चाइना वाले कभी मल्टी भी ना बैरल अपने रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इसकी संख्या में 266 है। यहाँ भारत को एक निगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है, घंटा आगे है। देखिए कैसे चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको ये संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास वो ज्यादा एग्रेशन में आ जाएंगे क्योंकि आपका डिफेंस बजट इतना ज्यादा है। आप कर क्या रहे हैं? अगर आपकी जो 200-300 रिजर्व लोग आर्मी मर रखी गए, गई है वो 5 लाख रखी गई है। ये एक इम्पैक्ट है। 5 कितना हुआ? 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। लेकिन आपको कभी ये एहसास नहीं होने दिया जाता है क्योंकि चाइना $10 बिलियन खर्च करता है। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप की सब पे चाइना की कोई बुराई नहीं सुन सकते। चाइना को पता है उसकी हकीकत, इसलिए वहाँ के लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप की सब इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि उनकी जितना भी प्रचार कर रहे हैं वो सारे उजागर हो जाएगा। देखिए नेवी की बात करते हैं तो जो चाइना के पास फ्लीट यानी जहाजों का बेड़ा है वो 750 जहाजों का पूरा फ्लीट है, जबकि भारत के पास 285 जहाजों का फ्लीट है। आप कहेंगे यहाँ तो चाइना को प्रॉफिट है, नहीं प्रॉफिट है। वो दक्षिणी चीन सागर को छोड़कर नहीं हट सकता है, क्योंकि वहां छोड़ेगा तो उसके विरोधी सब वहां पे चढ़ जाएंगे। और भारत का हिंद महासागर में कोई विरोधी नहीं है और ना ही किसी की औकात है जो भारत से लड़ सके। चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े होते हैं कि इस पे जहाजें उतर सकती हैं। ये आपको संख्या में ज्यादा लगेगा, ये नए अभी शामिल किया है। और हम लोग अपने सेना में से 3 ठो एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर कर दिए। अतः चाइना को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हमने 1971 में पाकिस्तान का वीडियो बनाया, आप देखिएगा कितने खतरनाक था हमारा विक्रांत। फिलहाल हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये इन दोनों पर भारी पड़ेगा क्योंकि ये रूस का बना हुआ है। विक्रमादित्य काफी शक्तिशाली है और हम लोगों को नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का। इसे साइलेंट किलर कहते हैं, ये पानी के अंदर रहता है। चाइना के पास इसकी संख्या 74 है और भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है। इसकी संख्या 16 है और आधे से ज्यादा पुराने हैं। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा, क्योंकि हम 10 साल में केवल 5 ही पनडुब्बियां बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाए? तो भारत सरकार ने सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। भारत सरकार ने अमेरिका से P-8I विमान खरीद लिया। P-8I विमान को सबमरीन हंटर कहते हैं। ये हवा में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को ऊपर से ही पहचान जाता है कि समुद्र के अंदर है, उन्हें मार देता है। अतः इन पनडुब्बियों की संख्या धरी की धरी रह गई। अब हम लोग इन पनडुब्बियों से सुरक्षित भी हो गए और धीरे धीरे हम फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बना भी रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, वरना आप केवल संख्या देख के ना उलझ जाएंगे। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं? देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक हमला करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है और भारत के पास 10 विध्वंसक यानी 10 डिस्ट्रॉयर है। लेकिन ये सब आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और ये पुराने टेक्नोलॉजी के हैं। इन सभी के बावजूद चाइना के पास नेवी की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात की गारंटी लेते हैं कि चाइनीज नेवी हिंद महासागर में नहीं आएगी। इसके 2 कारण हैं, हम आपको अभी समझाते हैं। डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे आकार में जो होते हैं वो होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट जो होते हैं थोड़े स्टील टेक्नोलॉजी के होते हैं, इनमें मिसाइलें ज्यादा लगी रहती हैं और ये अग्रिम पंक्ति में आगे आगे चलते हैं। फ्रीगेट ये समुद्र के अंदर बिछाए गए माइंस के खिलाफ भी उन माइंस को न्यूट्रल कर देते हैं। तो चाइना के पास 52 फ्रीगेट है और भारत के पास 13 फ्रीगेट है। फ्रीगेट से भी छोटे आकार के जो होते हैं वो होते हैं कॉर्बेटर। ये जो है चाइना के पास कॉर्बेटर की संख्या जो है वो 50 है और इंडिया के पास 19 है। ये पनडुब्बियों के अंदर भी हमला कर सकते हैं, पनडुब्बियों को मार सकते हैं एंटी सबमरीन हथियार के द्वारा से। तो यहाँ भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। पेट्रोलिंग के लिए जो कोस्ट गार्ड के जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोलिंग वेसल। ये
चाइना के पास 220 है और भारत के पास 139। ये क्या करते हैं, युद्ध में जो नेवी के जहाज घायल हो जाते हैं जिस पे बम गिर जाता है तो उसमें से इवैक्यूएट कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, सैनिकों को। तो ये राहत के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उसका कोस्टल एरिया भी चाइना का ज़्यादा है। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज ने भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका 2 रीजन है। पहला रीजन समझिए, जैसे हम एक टीचर हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी पर हम आश्रित हैं। हमको लोग टीचर के नाम से जानते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो चाइना सब कुछ छोड़ सकता है, व्यापार नहीं छोड़ सकता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज आगे कैसे चला गया, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में व्यापार है, पूरी दुनिया में उसके खरीदार हैं। और इस सामान को पहुंचाने के लिए उसको हिंद महासागर में आना ही पड़ेगा, चाहे वो अफ्रीका में बेचे, यूरोप में बेचे, कहीं भी बेचे, तुमको यहाँ से जाना ही है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, तुम्हारा व्यापार चौपट होगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अभी अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। ये जानबूझ के भेजे हैं। आप अभी सुने होंगे कि मोदी जी ने और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पे वार्तालाप हुई थी, ये सीक्रेट बात थी। लेकिन आप अभी सोचिए अपने मन से कि चाइना और अमेरिका में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने बहुत ही भीषण जंगी जहाज़ों को, विध्वंसक जहाज़ों को पूरा ग्रुप भेज दिया जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 अमेरिका भेज दिया, तो वो यहाँ से अब हट ही नहीं सकता है क्योंकि उधर झगड़ा है। अब यहाँ हिंद महासागर में इंडियन नेवी एकदम फ्री हो गई। अब अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका और इंडिया एक साथ हो जाएंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से पहले समझौता हो गया है और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जाएंगे। अरे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। और भारत के कहने पर अगर भारत के मामले में टांग लड़ाएगा तो अमेरिका जानता है कि भारत को रोकने का मतलब चाइना को रोकना, और चाइना अगर नहीं रुका तो अमेरिका के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की धमकी देगा और इस धमकी से ही उन लोग का पैंट गीला हो जाएगा। देखिए, हम लोग को केवल डराया जाता है कि चीन की सेना बड़ी है, उसके पास पैसे ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है। गलत है, हमें उसकी सेना से नहीं लड़ना है। देखिए, मेरा अपना मानना है चीन को माइंड से हराना है। सबसे पहले हमको चीन के 8 जगहों पर हमला करना है और इसमें से सबसे पहले हमको चीन के सैटेलाइट मार के गिराने हैं। आप कहिएगा कि वो इंडिया का सैटेलाइट नहीं मार के गिरा सकता है। देखिए, सैटेलाइट कहाँ घूम रहा है अंतरिक्ष में, इसको पता करने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है और रूस के पास है। भारत की सैटेलाइट की जानकारी रूस चाइना को नहीं देगा, लेकिन चाइना का सैटेलाइट कहाँ है इसकी जानकारी कमकासा और कास्टा समझौता हो जाने के बाद अमेरिका हर हाल में भारत को दे देगा। और इस जानकारी के आधार पर भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से चाइनीज सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। एक बार जब ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना के 13 जो मिलिट्री सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना ऊपर से निगरानी ही नहीं रख सकता है कि भारत क्या कर रहा है। और उसके जो रडार है वो केवल छोटे एरिया को निगरानी कर सकते हैं, जो मिसाइलें एटमॉस्फेयर में घूम रही है उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से आ रही होती है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर चाइना का सैटेलाइट गिर गया तो हमारी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वगैरह चाइना में घुस जाएगी तो चाइना को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये सैटेलाइट गिरे, चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उसकी निगरानी, सर्वेलांस में। और इसके बाद जो सबसे तेज एक्शन लेता है, देखिए सैटेलाइट गिर गया तो चाइना की मिसाइलें भी काम नहीं कर सकती है। और उसके बाद अचानक जो चाइना के जो एयर स्ट्रिप हैं, हवाई पट्टियां, इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। जो तिब्बत और सिंजियांग का एरिया जो भारत से लगता है, इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। हम लोग को मेन चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे एयर स्ट्रिप टूट गए, चाइनीज विमान हवा में उड़ान नहीं भर सकते बिना एयरपोर्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग को चाइना के पावर ग्रिड पर हमला करना है। चाइना में 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड है जो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अगर हम इस पावर ग्रिड को गिरा दिए, एक भी बम गिरा ना पावर ग्रिड पे, पूरा चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके अंदर बिजली कट जाएगी। आप सोचिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बिजली कट जाएगी, हर एक चीज ठप हो जाएंगे, कितना आपका इन्वर्टर बैकअप पावर देगा। तो जैसे ये बिजली ठप होगी, पावर बैकअप के अभाव पर जो छोटे मोटे रडार हैं इनको भी पावर नहीं मिल पाएगा, वो भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद चाइना का जो सबसे बड़ा डिपो है, जितने बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो हैं, इन डिपो को उड़ा देना चाहिए। इस डिपो को उड़ाने पे डबल फायदा होगा, एक उसका पेट्रोल जाएगा, दूसरा ये खुद उसके लिए एटम बम साबित होगा, ये खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा और अगल बगल में अफरा तफरी मिल जाएगी। इसके बाद चाइना अपने रेल नेटवर्क की मदद से सोचेगा अपनी सेना को जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत को तुरंत उसके जो मेन रेलवे जंक्शन है, जहां ज्यादा रेलवे आके जुड़ती है, उन रेलवे जंक्शन को ध्वस्त करना चाहिए ताकि रेल जो है तेजी से नहीं आ सके। क्योंकि एयरपोर्ट के बाद चाइना अपना मेन फोकस करेगा रेलवे के थ्रू, तो रेलवे को ध्वस्त कर देना चाहिए तुरंत। स्ट्रेटेजिक फोर्सों को और एयरफोर्स के द्वारा उसके बड़े बड़े जितने भी सड़क पर बनाए
गए पुल हैं इसको ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि चाइना का एरिया पहाड़ों वाला एरिया है और वहाँ हमेशा हर 10-15 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज तोड़ दीजिएगा तो 2-3 महीने से कम समय में बनेगा ही नहीं, इतने में तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने से चाइना की बढ़त रुक जाएगी। इन 6 हमले से चाइना का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। उसके बाद जो चाइना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ तो गोले बारूद कारखाने, ये सब के जो कारखाने हैं जहाँ बंदूकें बनती हैं, उन सब पे तुरंत ध्वस्त करके हमला से उड़ा देना चाहिए। इससे जो उसका बैकअप सपोर्ट था ये टूट जाएगा और बैकअप टूटने के बाद उसे इस विषम परिस्थिति में कोई दुनिया मदद नहीं करेगी। और चाइना जो सबसे ज्यादा कूदता है अपने व्यापार पे ना, उसके व्यापार को समुद्र के रास्ते होते हैं, उसके जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उस पर तेजी से हमला करके एक साथ तोड़ देना चाहिए इन सबको। हमारे हिसाब से चाइना की इन 8 जगहों पर हमला करेंगे, चाइना की कमर टूट जाएगी। लेकिन चाइना हमको अपनी केवल मजबूत चीजों को दिखाता है कि हमारे पास 21 लाख आर्मी है। अरे कोई आर्मी धरी की धरी रह जाएगी ससुराई, तुम्हारा ये 8 चीज टूट गया ना तो तुम देखा ना 21 लाख फौज है कि 21 करोड़ है, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया है। इजराइल ने 6 दिन की लड़ाई में पूरी अरब देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों को हरा दिया था। ना कोई उसका साथी था, ना पूरे पड़ोसी उसके दुश्मन थे सब। इसके बावजूद उसने पूरे अपने अरब देश के दुश्मनों को धूल चटा दिया, चाहे वो उसके अगल बगल का मिस्र हो, सीरिया हो, लेबनान हो, सबको हरा दिया। और इजराइल वो सारे हथियार, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हर एक रणनीति तैयार है। अतः भारत अगर इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे। लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है कि हमको आर्मी से लड़ना है, एयरफोर्स से लड़ना है, अभी मेंटली लड़ना है। पहले ये थूर दीजिए और उसके बाद एक वो आर्मी आओ, सोचा तो आप बहुत ज्यादा टाइम करना ले और टैंक उठा के हम लोग यहाँ खूंटा में बांधेंगे टाइम को। देखिए अगर चाइना पर इस तरह से हमला होगा तो अगले 100 साल तक चाइना खड़ा नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमें तुरंत चाइना के इंतरी भाग में, यानी उसके तिब्बत में विद्रोह खड़ा करके तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। अभी दलाई लामा ने भी कहा है भारत को कि अगर भारत तिब्बत को स्वतंत्र कराएगा तो तिब्बत भारत का साथ देगा। तो तिब्बत पे तुरंत इस तरह से एक्शन ले लेना चाहिए। तो भारत को तिब्बत के मामले को भी जोर से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया ले लिए हैं और हम चाहते हैं वो 100 रुपया हम हड़प ले, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? जब वो आदमी मिले ना तो हमको कहना चाहिए हमारा 1000 रुपया दो, हमारा 1000 रुपया दो। आदमी कहेगा कैसा 1000, कैसा 1000? पंचायत बैठेगा तो फिर हो गया चलो भाई 1000 का मैटर नहीं है, और पीछे वाला 100 रुपया गायब हो गया। इसीलिए भारत को तुरंत तिब्बत और ताइवान के मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना उसी में उलझ जाए, लद्दाख है सबका मैटर नहीं उलझे। चाइना को खाली छोड़ेंगे तो फिर वो आपको बर्बाद करेगा। अतः हमारे नीति निर्देशकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनी सेना को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमें चाइना की इन 8 जगहों पर एक ही बार हमला करना है, जिस तरह से इजराइल ने किया था। और उसके बाद तिब्बत के मैटर को हाईलाइट करके तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहिए। और हमारे नीति निर्देशकों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि तोप टैंक का जमाना अब पुराना हो गया, अब आपका मेंटली लड़ाई लड़ेगी। अभी भारत के पास 2 सबसे घातक हथियार है। आप देखिए सबसे घातक हथियार हमारे पास कौन है? अभी जो भारत के कमाल संभाले है ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला है। देखिए नरेंद्र मोदी का डिसीजन कितना तगड़ा था कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, और वो लोग भी मरे हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिका का न्यूज है। उसने कहा है कि हमने क्लोज मॉनिटरिंग की है। अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है कि चाइना के गलवान घाटी के एरिया में चाइना ने एम्बुलेंस और एयरलिफ्ट से अपनी लाशों को उठाकर ले गया। और चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको ज़्यादा हम संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को ये भरोसा नहीं होता है कि सोचो अपने बाप के हैं कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे सब ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गाँव में खेती किया हुआ आलू बोए हाथ से पकड़ के गुड़िया ईट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। इतनी तो होते हैं चाइनीज। भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके सामने। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहें तो आधे घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया है कि इस गलवान घाटी में जो हुआ विवाद के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं इसमें काफी ज्यादा दरार देखने को मिलेगी। अर्थात भारत व्यापार के क्षेत्र पर भी उसका विरोध करेगा। और दूसरी जो बात है हम मोदी जी से कहेंगे अभी कुछ समय के लिए
जो भारत के रक्षा मंत्री है ना, वो योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना साफे खत्म हो जाएगा। फिर चाइना नहीं कहेगा कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को मानिए, अभी वर्तमान में यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं, एक बात बताइए ना, अभी जो स्थिति है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमारा नेतृत्व कर रहा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे कि अभी याद करेंगे नेहरू ऐसे थे, वो ऐसे थे? अरे हमको, आपको, सबको इस समय अपनी सेना के साथ, अपने नेतृत्व के साथ एकदम खड़े रखना है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, अलग पार्टी की हो सकते हैं, लेकिन अभी बॉर्डर पे जो चल रहा है हमको आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कटा जाएंगे लोग एक एक करके। क्योंकि जब चाइना घुसेगा ना, काटना चालू करेगा तो नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के, किस जाति के, किस पार्टी के रहने वाले हैं। बंदूक किसी के सीना नहीं पूछ के चाहती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि किस जाति को, काट के रख देगा एक साथ। इसलिए अभी भी समझ जाइए, अभी भी हमको अपनी सेना के साथ, सरकार के साथ डट के खड़ा रहना है। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो हम एक एक सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया था, हर चीज को, लेकिन अभी पूछना गलत है। देखिए अगर आपको लगता है हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो गलत बात है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है अभी इन्हीं से संभलेगा। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताइए ना कि कौन किससे संभलेगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी हमको हर हाल में साथ देना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम मिसाइलों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अभी हम केवल दोनों की क्षमता की तुलना कर रहे थे, ना कि उनकी स्पेसिफिकेशन की। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सरफेस टू सरफेस, LRSAM, ये सब क्या मिसाइल होती है, इसमें क्या अंतर है, इसको समझा देंगे। साथ ही दोनों देशों के जो जहाज हैं या जो हेलीकॉप्टर है या जो भी फाइटर प्लेन है उसको 1 to 1 रख के तुलना भी कर सकते हैं कि इसका डिस्क कैपेसिटी कितना है, इसकी सर्विस सीलिंग कितनी है, इसमें हॉट स्पॉट कितने जगह पे लगाएंगे, इसमें किस तरह का रडार है। इस सब के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक एक चीज की तुलना करा देंगे। अगर इसमें करते तो वीडियो 4 घंटा का हो जाता, काफी लंबा हो जाता। हमारे हिसाब से भारत को भी इजराइल की नीति अपनानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना के 8 जगहों पर हमको टारगेट लेकर रखना चाहिए कि नहीं, कि रातों रात हम हमला कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि उन 8 जगहों पर हमला करने के बाद क्या चाइना खड़ा हो सकता है? चाइना पूरी दुनिया में कोरोना बांट दिया। हमारे ख्याल से जो अन्य बॉर्डर पे है ना, भारत सरकार को हॉस्पिटल से उठा कोरोना मरीज को वर्दी पहना के घुसा देना चाहिए चाइना बॉर्डर पे। लो ससुरा धकिया, देखो तू ससुरा कोरोना बांटा, हम वो बांट देंगे तुरंत यहाँ पे। चाइना शराफत से सुधरेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलकर एक होके जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपनी फौज को मनोबल ऊंचा करना चाहिए कि भाई आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे आज मीडिया में भी ऐसी चर्चा हो रही है कि अब पुराने ज़माने में क्या हुआ था, इस ज़माने में क्या हो रहा है, फलाने का जवाब दो, फलाने का जवाब नहीं दिया। तो ये चीज़ों में इन्वॉल्व ना होकर इस वक्त हमें अपनी डिफेंस का जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और ये जिस तरह से समझाते हैं और जिस तरह से बताते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है और बहुत मज़ा भी आता है।
और इंसान बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है। इनका वे ऑफ टॉकिंग है वो अपना वो बिहार का स्टाइल है जैसे, तो वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा इन्हीं को फॉलो करता हूँ। मैं इन्हीं की जो वीडियोस पे रिएक्शन देता हूँ। तो मैंने इनसे परमिशन भी मांगा था, इन्होंने मुझे परमिशन में ओके कहा कि ठीक है आप कर सकते हो। तो क्योंकि इनकी वीडियोस जो रहती हैं ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहती है, मैं इसीलिए आपके लिए ये वीडियोस जो है लेके आया हूँ, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिनसे आपको भी पता चलेगा कि हाँ हमारे पास मतलब जो डिफेंस के अंदर, क्योंकि मैंने ये जो चैनल है इसी के रिलेटेड है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आप तक इसलिए पहुँचा रहा ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त कई वजहों से उनको ये पता नहीं रहता है, बुक्स नहीं रहती हैं, तो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है और उस पर रिसर्च करती है, तो उस मेहनत से बचाने के लिए मैं ये वीडियोस ला रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ईजीली मतलब अच्छे से पता भी चल जाएगा कि एक्चुअल चीज़ें होती क्या हैं, चाहे डिफेंस के अंदर जो यूज़ होती हैं। तो और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पावर टेक्नोलॉजी है, थर्मल, वो तो मैं सब लेके आऊँगा धीरे धीरे। आप तो लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।